बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट करी थी। बेटा अब हम आज से एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक बात पहले जरा क्लियर कर लीजिए, ये जो तीन टॉपिक्स है ना हमारे पास कोर्स में चैप्टर 6 में जिनका नाम दिया हुआ है, पहले का नाम परम्यूटेशन, फिर कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी। तो जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 थी बेटा, उसमें तो सिर्फ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस थे, सिर्फ वो सॉल्व करवाए गए। अब ये जो 6.2 है, इसमें ये कह रहा है परम्यूटेशन पर बेस कर रही है पूरी एक्सरसाइज। फिर जो 6.3 है वो कॉम्बिनेशन पर बेस कर रही है, और फिर 6.4 में प्रोबेबिलिटी है, जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों चीजों को आपको यूज करना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि 6.2 एक्सरसाइज में हमारा मेन टॉपिक परम्यूटेशन का है, लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा कि परम्यूटेशन को अभी एक्सप्लेन जब मैं करूंगा तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इसी परम्यूटेशन के अंदर ना एक आता है काउंटिंग प्रिंसिपल। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जो परम्यूटेशन से सॉल्व करने में आसानी होती है, और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जिनको काउंटिंग टेक्निक या काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व करने में आसानी होती है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। हम कोशिश ये करेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हम दोनों मेथड लेके चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना आमतौर पे स्टूडेंट्स के लिए जज करना मुश्किल हो जाता है कि सर इस सवाल को हम परम्यूटेशन से करें या काउंटिंग प्रिंसिपल से करें। बेटा दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि काउंटिंग प्रिंसिपल से ही तो असल में परम्यूटेशन का जो टॉपिक है पूरा वो ड्राइव हुआ है। तो फिलहाल तो 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ज्यादातर सवाल हमें परम्यूटेशन के सॉल्व करने हैं। तो पहले जरा हम इस परम्यूटेशन वाले टॉपिक को समझ लेते हैं। उसके बाद बेटा जब क्वेश्चन नंबर 3 पे आने से पहले मैं आपको काउंटिंग टेक्निक्स जो परम्यूटेशन में इस्तेमाल होती है, हम वो भी इंशाल्लाह सीख लेंगे। तो उससे भी आप देखिएगा बहुत सारे सवाल परम्यूटेशन से करने के बजाय हम काउंटिंग टेक्निक से भी कर सकते हैं, जो कि परम्यूटेशन का ही एक पार्ट है। अब फिलहाल बेटा अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लिखा हुआ है परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन का बेटा एक और मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का हो या उर्दू में तरतीब का हो, एक ही बात है। यानी आपको कुछ लेटर्स दिए जाएंगे, कुछ सिंबल्स दिए जाएंगे, कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे, उनको आपको अरेंज करना होगा, और उनको अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं आपको ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताइए बेटे, अगर आपको एग्जाम्पल मैं दूं कि कोई दो लेटर्स अगर लिखे हुए, एक पी है और एक क्यू है। अगर दो लेटर्स हैं पी और क्यू, और मैं आपसे बोलूं कि यार आप इस पी और क्यू की डिफरेंट परम्यूटेशन बताओ, यानी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बताओ, तो आप कह सकते हैं कि सर पी और क्यू को हम या तो अरेंज कर लेंगे, पहले पी लिखें बाद में क्यू लिखें, या दूसरा वे बन जाएगा पहले क्यू लिखें बाद में पी लिखें। अरे यस, इसका मतलब अगर दो लेटर्स हमें दिए जाए पी और क्यू या ए और बी, और हमसे कहा जाए कि इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बताओ, यानी इनकी डिफरेंट परम्यूटेशंस बताओ, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट बताओ, तो उनको हम लेटर्स को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? या तो पी लिख दें पहले, क्यू लिख दें बाद में, या क्यू लिख दें और पी लिख दें बाद में। तो बेटा कितने वेज हो गए टोटल पी और क्यू को अरेंज करने के? शाबाश, दो वेज हो गए। तो इसका मतलब पी और क्यू लेटर्स को अरेंज करने के अपने पास कितने वेज हो गए, कितने तरीके हो गए? दो तरीकों से हम इनको परम्यूट करवा सकते हैं, यानी अरेंज करवा सकते हैं। जब बेटा मैं परम्यूट कहूं या अरेंज कहूं या परम्यूटेशंस कहूं, अरेंजमेंट्स कहूं, एक ही मतलब है, सिंगुलर और प्लूरल का खाली फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि सर ये दो परम्यूटेशंस बन चुकी हैं, यानी ये दो अरेंजमेंट बन चुकी हैं पी और क्यू लेटर्स में से। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। इसी चीज को अगर मैं एक फॉर्मूले से लिख के बताऊं आपको, जिसको हम पढ़े एन पी आर। बेटा जब ये एन पी आर लिखा जाएगा तो उसको पढ़ा जाएगा एन परम्यूटेशन आर, यानी कितने ऑब्जेक्ट्स में से आप कितने ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करवाना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और उनमें से अरेंजमेंट करवाना चाहते हैं आप कुछ ऑब्जेक्ट्स की या तमाम ऑब्जेक्ट्स की, तो n परम्यूटेशन r को लिखने का एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। बेटा अब आप देख रहे हैं, इसलिए हमने 6.1 में फैक्टोरियल पे बहुत टाइम लगाया था, क्योंकि फैक्टोरियल का ही सारा गेम है इसके अंदर। अब आप मुझे बताइए, दो लेटर्स आपको दिए गए पी और क्यू, और आपसे कहा जाए कि ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, यानी कितने तरीके से परम्यूट हो सकते हैं। तो हमने लिख के बता दिए, एक तरीका होगा पी क्यू, एक तरीका होगा क्यू पी, यानी टू वेज हमने कहा टोटल दो तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। बेटा अगर मैं इसी चीज को लिखे बगैर इस फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहूं तो देखो मैं कैसे बोलता, मैं इसको 2p2 लिख देता। क्यों? क्योंकि 2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे पास कितने लेटर्स हैं बेटा? दो लेटर्स हैं।
और मैं इसमें से अरेंजमेंट कितनों की करवाना चाह रहा हूं, दोनों की करवाना चाह रहा हूं। तो अगर मैं 2p2 लिख दूं और मैं 2p2 को इस फॉर्मूले के थ्रू खोल दूं, यानी 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, ये 2 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। तो जरा आंसर चेक करना बेटे, ऊपर 2 फैक्टोरियल तो 2 हो जाएगा बेटा, नीचे 2 माइनस 2 बनेगा 0 का फैक्टोरियल। अब बच्चों ये बात याद रखना कि ये जो 0 फैक्टोरियल होता है ना, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ये आगे लेक्चर में बेटा मैं इसका प्रूफ आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। फिलहाल तो आप याद रख लें कि 0 फैक्टोरियल कहीं पर भी आएगा बेटा वो 1 के बराबर होगा। बेटा अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो देखो आंसर कितना आ रहा है, अरे यस, देखो वही 2 वेज आ रहे हैं जो हमने इस तरीके से निकाले थे। मकसद कहने का यह कि अगर हमें 2 लेटर्स दिए जाएं और हमसे कहा जाए कि 2 लेटर्स में से दोनों को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, तो हम या तो इस तरह लिख के बता देते या हम इस फॉर्मूले से लिख के बता देते, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो फिर अगर ये तरीका था तो इस पर आने की क्या जरूरत थी? अभी देखिए समझ में आ जाएगी बात। सपोज कर रहे बेटा आपके पास अभी 2 लेटर्स के बजाय 3 लेटर्स होते, एक पी होता, एक क्यू होता और एक आर होता। अब मैं आपसे कह रहा हूं इन 3 लेटर्स में से कोई से भी 2 लेटर्स को अरेंज करवाओ, यानी कोई से भी 2 लेटर्स को आप अरेंज करवाओ, कोई से भी 2। तो जरा मुझे बताओ बेटा इसका पहला तरीका क्या होता? या तो आप पी को उठाते, क्यू को उठाते और आप लिखते पी क्यू। बेटा दूसरा तरीका क्या होता कि आप क्यू लिख देते पहले और पी लिख देते बाद में। एक और वे क्या होता, आप क्यू के साथ आर को ले लेते, आप क्यू लिखते और आर लिखते। चौथा तरीका क्या होता कि आप आर लिख देते पहले, क्यू लिख देते बाद में। बेटा पांचवा तरीका क्या होता, आप पी के साथ आर ले लेते। अगर आप पी के साथ आर लेते तो छठा तरीका क्या हो जाता कि आप वेरी गुड आर के साथ पी ले लेते। अब आप देख रहे हैं बेटा ये सब कुछ लिखने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि 1 2 3 लेटर्स में से अगर मुझे किसी 2 लेटर्स की अरेंजमेंट निकालनी हो तो उन 2 लेटर्स की अरेंजमेंट ये भी हो सकती है, पी क्यू, क्यू पी, क्यू आर क्यू, पी आर और आर पी। इसके अलावा कोई और छठ सातवीं नहीं होगी। लेकिन बेटा अगर मैं इसी बात को इस फॉर्मूले से चेक करना चाहूं तो देखो इस फॉर्मूले को चेक करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा। इसी को अगर मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहूं तो बताइए n का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे बेटा हमारे पास? वेरी गुड, 3 थे। अब इन 3 में से r का मतलब जितनों को अरेंज करने जा रहे हो, तो मैं कितनों को अरेंज करने जा रहा हूं? कोई से भी 2 को, कोई से भी 2 को। अब जब मैं 3p2 पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कराऊंगा तो ये बनेगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल। बेटे n माइनस आर का मतलब n ऊपर वाला है, r नीचे वाला है, तो ये बन जाता 3 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। बेटा 3 फैक्टोरियल ऊपर 6 के बराबर होता है, 3 माइनस 2 करवाते तो 1 फैक्टोरियल हो जाता। बेटे 1 फैक्टोरियल तो खुद 1 के बराबर होता है, तो 6 को जब 1 से डिवाइड करवाते, अरे यस चेक कर रहे हो वही 6 वेज तो आ रहे हैं, वही 1 2 3 4 5 6। तो ये सब लिखे बगैर हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स में से हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करवाना हो, उनका परम्यूटेशन निकालना हो, अरेंजमेंट निकालनी हो, तो हम ये सारा काम करने के बजाय इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने 3 लेटर्स में से 2 को अरेंज करवाया था तो 6 वेज थे। बेटे आपकी मर्जी, अगर आप 3 लेटर्स में से 3 को अरेंज करवाना चाहते, मतलब पी क्यू आर का सेट बनाते, तो एक तरतीब बनती पी क्यू आर, एक बनती पी आर क्यू, एक बनती क्यू पी आर, एक बनती क्यू आर पी। इस तरह लिखते 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 हमें टोटल नंबर ऑफ वेज मिलते। वो करने के बजाय हम 3 लेटर्स लेते, यहां भी 3 लिख देते, यानी 3 में से 3 को ही अरेंज करवाने के तरीके देख रहे हैं, तो उससे हमें टोटल आंसर मिल जाता। अच्छा ये सब बेटा आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरी पूरी वैल्यू को सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की आप हेल्प लेंगे, और कैलकुलेटर में मैं आपको समझा दूं बेटा, ऑलमोस्ट तमाम कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई का जो साइन होता है ना, मल्टीप्लाई के साइन के छोटे से ऊपर लिखा होता है एनपीआर। तो देखो मैं इसको कैसे करूंगा, 3 परम्यूटेशन 2। पहले मैंने 3 टाइप किया, शिफ्ट का बटन दबा के मैं मल्टीप्लाई का बटन दबाऊंगा। पहले 3 टाइप किया, शिफ्ट का बटन दबा के मल्टीप्लाई का बटन टाइप किया, तो कैलकुलेटर में पी लिखा हुआ आ गया, यानी परम्यूटेशन पी लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं उसमें से 2 की अरेंजमेंट करवा रहा हूं, मैंने 2 लिख दिया, तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ जाएगा 3p2। अब अगर मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया तो आंसर आ रहा है 6, यानी ये सारा काम किए बगैर आपको इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा 6। अब आप मुझे बताइए बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 3 लेटर्स में से परम्यूट करवाएं, यानी अरेंज करवाएं, तीनों को ही अरेंज करवाएं, तो जब मैं 3p3 सॉल्व करूंगा, 3p3, तो बेटा उससे भी आंसर मेरे पास बनेगा 6। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 3 लेटर्स में से तीनों को ही अरेंज करवाता तो उनकी भी जो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट बनती वो 6 वेज ही बनते, 6 तरीके बनते। अब बेटे आंसर मैच कर रहे हैं वो सब, ये भी डिटेल में नहीं जा रहा मैं,
मैं आपसे कह रहा हूं एनपीआर का ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, पूरा ये फॉर्मूला बस प्लीज अभी ध्यान में रखें आप, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में एनपीआर से रिलेटेड बेटा जितने भी सवाल आए उनको हम सिंप्लीफाई कर सकें। और जो परम्यूटेशन है बेटा वो तो ऑब्वियसली जरा थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुअली जैसे सवाल आते रहेंगे वैसे लेके चलते रहेंगे। शाबाश बेटा, जरा सब कुछ ये बोर्ड पे जो लिखा है वो कॉपी कर लीजिए और फिर एक्सरसाइज नंबर 6.2 के पहले सवाल की हेडिंग बना दीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। सही है, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट्स है, कितनी चीजों में से आप कितनी चीजों को अरेंज करवा रहे हैं। 3 लेटर्स में से तीनों को अरेंज करवा रहे हैं या 3 में से आप किसी 2 की अरेंजमेंट चाहते हैं, ये काम है परम्यूटेशन का या अरेंजमेंट्स का। एनपीआर का फॉर्मूले के बाद बेटा 6.2 एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है इसमें कह रहा है इवैल्यूएट। अब इवैल्यूएट के अंदर बेटा कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनिएगा। इवैल्यूएट के अंदर जो पहला पार्ट है उसमें कह रहा है 20 परम्यूटेशन फ्री। ये कह रहा है 20 परम्यूटेशन फ्री। बेटा इस तरह के सवालों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा इसकी शक्ल मैच कर रही है एनपीआर से, यानी 20 परम्यूटेशन फ्री। बस कैलकुलेटर से निकालो डायरेक्ट बेटा। तो मैंने क्या किया, 20 लिखा, फिर शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई का साइन दबाया, परम्यूटेशन आ गया, आगे 3 लिख दिया। तो 20 परम्यूटेशन फ्री का आंसर कैलकुलेटर दे रहा है 6840। इसका मतलब अगर 20 चीजें हैं ना और 20 चीजों में से आपको किसी 3 चीजों को अरेंज करना है तो उन 3 चीजों को अरेंज करने के टोटल 6840 तरीके हो जाएंगे, जो कि आपके लिए ह्यूमनली बेटा पॉसिबल नहीं है कि आप लिखने बैठ जाते हैं। पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है, जहां नहीं पहुंच पाते आप, मतलब बहुत लंबी हो जाती है बात। तो हम जब कभी वेज निकालते हैं ना, अरेंजमेंट्स के तरीके निकाल रहे होते हैं, तो हमारे लिए फॉर्मूला बड़ा सूटेबल होता है। अब आइए पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में क्या रहा है 16 परम्यूटेशन 4, यानी कोई 16 चीजें हैं उसमें से 4 चीजों को अरेंज करवाओ। तो 16 परम्यूटेशन 4 को बेटा जब मैं सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर से तो कैलकुलेटर आंसर देगा 43830। 43680 है बेटा, 43680, 43680। शाबाश सर, अपने पास बेटे आप भी कैलकुलेटर से निकाल के चेक करिए कि आंसर सही बन रहा है। अब बेटा जो इसके बाद थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट में कह रहा है 12 परम्यूटेशन 5, 12 परम्यूटेशन 5, यानी 12 चीजों में से 5 चीजों की अरेंजमेंट्स अगर करवाई जाए तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे। तो बेटा अगर हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो 12 परम्यूटेशन 5, ये बेटा आंसर दे रहा है 95040, 95040। अपने पास बेटे आप काइंडली कैलकुलेटर से चेक करते रहिएगा। सही है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा उसने एक हमें पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन दिया हुआ है, राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 8 और नीचे लिखा हुआ है 3,2। वैसे तो बेटा याद रखना, जब इंशाल्लाह एक क्वेश्चन आएगा ना तो उस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन सीखेंगे कि इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये चीज बनी कैसे, वो एक अलग मसला है बेटा, वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। फिलहाल याद रखना बेटा, राउंड ब्रैकेट में जब भी 8 लिखा हो, नीचे कुछ नंबर्स लिखे हो, तो उसको सॉल्व वैसे किया जाता है, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे वाले नंबर्स के फैक्टोरियल्स का प्रोडक्ट कहां, नीचे। यानी जब भी राउंड ब्रैकेट में ऊपर कुछ नंबर लिखा हो, कॉमा से नीचे कुछ नंबर सेपरेटेड हो, तो इसको खोलते कैसे हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे, मल्टीप्लाइड बाय मजीद नीचे वाले फैक्टोरियल नंबर का फैक्टोरियल नीचे। अब इस पूरी वैल्यू को जरा बेटा पुट करवा दें कैलकुलेटर में, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो बेटे आंसर हमारे पास आएगा 3360। बेटा बिल्कुल परेशान मत होना, ये चीज आई कहां से वो हम आगे क्वेश्चंस में चेक करेंगे, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने का कि सॉल्व ऐसे किया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे पार्ट नंबर 5 है, अब पार्ट नंबर 5 में क्या है, राउंड ब्रैकेट में 9 लिखा हुआ है, फिर यहां 2 लिखा हुआ है, फिर कॉमा 3 है, फिर कॉमा 4 है। अब शाबाश जरा बेटा इस पूरी वैल्यू को एक्सपेंड करके बताएं कैसे खोलेंगे। तो बेटा इस वैल्यू को हमें खोलना पड़ेगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। आप चाहो तो बेटा ये डॉट के बजाय मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर लो। तो जरा इस पूरी वैल्यू को पुट कराओ बेटे कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 1260, 1260। शाबाश जरा नोट करने यहां तक।
तो बेटा ये सवाल एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आते नहीं है बेटा किसी साल। अच्छा, मेन मसला यह था कि परमिटेशन एनपीआर का फॉर्मूला सिर्फ आपको बताना था, एक इंट्रोडक्शन करवाना था। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा एग्जाम के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ सवाल ऐसे हैं बेटे जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करने के बाद बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब यहां से सुनना बेटा बात ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू फाइंड आउट करें, पहला पार्ट है बेटा। पहले पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है एन परम्यूटेशन 2, एन परम्यूटेशन 2। कह रहे हैं अगर एन परम्यूटेशन 2 बराबर है 30 के, तो उसमें से एन की वैल्यू फाइंड आउट करो। शाबाश, जरा क्वेश्चन लिख लो बेटा मेरे साथ मिलके। अब ये क्वेश्चन लिखने के बाद शाबाश बताएं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे NT2 का सवाल फॉर्मूले से मैच कर रहा है NPR। बस फर्क ये कि एन की जगह तो एन है, लेकिन आर की जगह 2 आ गया। तो बेटा NPR का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? NPR का फॉर्मूला था ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, और अपॉन में ऊपर वाले में से माइनस करवाएं नीचे वाले को इसका होल फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड पर लिख दीजिए बेटा 30। सही है, NPR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस ये नीचे वाला r होता है बेटा, r का होल फैक्टोरियल। बेटा यहां तक कॉपी कीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बेटा, और उसमें से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जब आप इस पूरी वैल्यू को बेटा सिंप्लीफाई करवाएंगे तो अब याद करें कि 6.1 में आपको मैंने टॉपिक समझाया था ना, कोई प्रॉब्लम हो बेटा 6.1 की प्लीज जरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। मैंने क्या कहा था बेटा, जब भी ऊपर फैक्टोरियल आए नीचे फैक्टोरियल आए तो हमेशा उस वैल्यू से खोलना जो बड़ी वैल्यू। तो बेटा इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? n फैक्टोरियल। तो हम पहले ऊपर वाली वैल्यू को खोलेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू को कब तक खोलेंगे? जब तक नीचे वाली वैल्यू ना आ जाए। तो n फैक्टोरियल से जब खोलना शुरू किया तो याद रखें पहले खुद n आ गया, फिर उस n में से एक कम हुआ, फिर उसमें से मजीद एक कम हुआ, वहीं रोक दिया फैक्टोरियल के साथ, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू भी इत्तेफाक से वही लिखी हुई है n-2 का फैक्टोरियल। और राइट हैंड साइड पर जो रिजल्ट है बेटा 30, वो हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। अरे यस यस, n फैक्टोरियल खोला, पहले n आया, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम। बेटा नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, अपने पास सिर्फ बच गया n के साथ n-1, और राइट हैंड साइड पर बेटा वैल्यू है 30। बेटा n से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का n। बेटा 30 को लेफ्ट साइड पर ले आओ तो 30 वहां जाके क्या बन गया? शाबाश, -30। बेटे n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर, n को -1 से मल्टीप्लाई किया -n, 30 प्लस का था वहां जाके -30। अब आप देख रहे हैं बेटे n की वैल्यू आने के बजाय ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बेटा मिडिल टर्म ब्रेक करवाएं और उसमें से आप n की वैल्यूज कैलकुलेट करवा लें। तो जब बेटा इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करवाएंगे तो 30 है ना, तो 6 और 5, 5 को मल्टीप्लाई कराओगे 30 आएगा, 6 और 5 को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 1 भी आएगा। लेकिन 1 चूंकि हमें चाहिए माइनस का, तो बड़े के साथ माइनस और छोटों के साथ प्लस लग जाएगा, यानी ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 5n फिर माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। बेटा -6n प्लस 5n करोगे तो -1 भी आ जाएगा, और -6 और 5 को मल्टीप्लाई कराओगे तो -30 भी आ जाएगा। बेटा वैसे आप एग्जाम में चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद कैलकुलेटर से भी आप मिडिल टर्म ब्रेक करवा सकते हैं। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद बेटा शुरू की दो टर्म में से हमने n कॉमन लिया तो अंदर वैल्यू आ गई n-6। बेटा इनमें से 5 कॉमन लिया तो अंदर वैल्यू आ गई n-6 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दो ब्रैकेट को मजीद कॉमन निकाल लो तो एक ब्रैकेट हो गई n-6, एक ब्रैकेट हो गई n+5, राइट साइड पर 0। अब दोनों ब्रैकेट को बेटा अलग अलग 0 मान लेता है, तो हमने इस पहली ब्रैकेट को बेटा अलग मान लिया 0, यानी n-6 अलग हो गया 0। बेटा दूसरी ब्रैकेट को हमने अलग मान लिया 0, यानी n+5 अलग हो गया 0। बेटा -6 वहां जाके बन गया +6, और जो +5 था बेटे वहां जाके क्या बन गया? शाबाश, -5। तो n की वैल्यू 6 और n की वैल्यू -5। लेकिन बेटा आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि जो n है ना, ये वाला n और n आया कहां से बेटा? चेक करो, उधर से आया। तो n बेटा कभी भी ना डेसिमल में हो सकता है ना माइनस में हो सकता है। तो जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है बेटे उसी के नीचे लिख दीजिएगा नेग्लेक्टेड, और जो पॉजिटिव आंसर आ रहा है उसी के नीचे लिख दीजिएगा आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी जो n का नेगेटिव आंसर आया उसको हमने इग्नोर कर दिया, और जो पॉजिटिव होल नंबर बेटा आंसर आया वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब शाबाश बच्चों, जरा वीडियो पॉज करके यहां तक का काम नोट कर लीजिए। बेटा ये सवाल की प्रैक्टिस करके जाना, सही से एग्जाम में पूछे जाते हैं वाले सवाल। हो गया बेटा पूरा ये? शाबाश, जरा आ जाइए इसके पार्ट नंबर 2 पर।
अब देखो बेटा, इसके पार्ट नंबर 2 में ये इक्वेशन हमें दे रहा है n परम्यूटेशन 3 बराबर 60, n परम्यूटेशन 3 बराबर 60। बेटा जरा इसको मैं भी सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड पर, आप भी जरा अपने पास सॉल्व करना शुरू करें। लेकिन बेटा ये बात वाजे कर लीजिएगा, मैंने अभी ज्यादा डिटेल नहीं बताई, मैंने सिर्फ परम्यूटेशन को लफ्जी लिटरल उसकी मीनिंग बताए हैं एक आध एग्जाम्पल के साथ। फिर मैंने एनपीआर का आपको फॉर्मूला लिखवाया कि एन परम्यूटेशन आर फॉर्मूला कैसे खोलते हैं, और हम सिर्फ अभी क्वेश्चंस की मैथमेटिकल वर्किंग देख रहे हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होना, परम्यूटेशन का जो सही कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन नंबर 3 से आना शुरू होगा, जिसमें काउंटिंग प्रिंसिपल भी आएगा, परम्यूटेशन भी आएगा। तो हम बहुत सारी एग्जांपल से डिटेल में इंशाल्लाह सीख लेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली परम्यूटेशन। तो फिलहाल तो आप अरेंजमेंट्स निकालने का जो फॉर्मूले की हेल्प ले रहे हैं एन परम्यूटेशन आर की, पहले तो वो देख लें। बेटे एनपी3 का फॉर्मूला कैसे खोला हमने, तो हमें पता है सर ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, और डिवाइड में ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करा के उसका होल फैक्टोरियल। बेटा राइट साइड पर लिख दिया 60। अब शाबाश बताओ बेटा, नीचे और ऊपर वाली वैल्यू में से अगेन ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू खुलेगी कब तक, जब तक नीचे वाली वैल्यू ना आ जाए। तो बेटा जो n फैक्टोरियल है उसे हमने कैसे खोला, पहले n आ गया, फिर उसमें से एक कम, फिर उसमें से एक और कम, और फिर उसमें से एक और कम। जैसे ही आया n-3 वहीं रोक दिया, डिवाइड में आ गया। डिवाइड में कौन, n-3 का होल फैक्टोरियल। बेटा राइट हैंड साइड पर वैल्यू है 60, तो चेक कर ले बेटा, n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बेटा जो बच गया जरा उसे कॉपी डाउन कर लीजिए। तो क्या क्या बच गया जरा देखते हैं। अब अपने पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर 3 ब्रैकेट्स बची हैं। तो लेफ्ट साइड पर बेटा कौन कौन सी 3 ब्रैकेट बची हैं, एक n बचा है बेटा, एक बचा है n, एक बचा है n-1, और एक बचा है n-2, और राइट हैंड साइड पर बेटा अपने पास वैल्यू है 60। बेटा पहले एक काम करो, पहले n-1 n-2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, जो आंसर है उसको बाहर वाले n से मल्टीप्लाई करा दो, या पहले n को इससे मल्टीप्लाई कराओ, जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा पहले मैं इस n को छोड़ के मैं इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं फॉइल मेथड से। फॉइल मेथड, फर्स्ट आउटर इनर लास्ट। पहले n को n से मल्टीप्लाई किया, n², n को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2n। बेटा -1 को n से मल्टीप्लाई किया, -n, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, +2, राइट साइड पे आ गया 60। बेटा ये वाली ब्रैकेट n वैसे ही छोड़ दी, ब्रैकेट के अंदर घुसे तो ये बना n²। बेटा -2n और -n जब आप इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो ये बन जाएगा -3n, आखिर में आ जाएगा +2, राइट हैंड साइड में 60। बेटा अब इस n से इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा दो। n को n² से मल्टीप्लाई किया तो n³ हो गया, n को 3n से मल्टीप्लाई किया तो 3n² हो गया, n को बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n हो गया, राइट हैंड साइड पर 60। बेटा 60 को अगर लेफ्ट साइड पर ले आए तो देखो ये वैल्यू बन जाएगी n³ माइनस का 3n² प्लस का 2n। बेटा +60 को वहां इसके क्या बना दिया, शाबाश, -60। जरा यहां तक कॉपी करें बेटा काम। अब आप देख रहे हो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। बेटा क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने मत बैठ जाना डायरेक्ट ट्रायल मेथड से। ट्रायल मेथड का मतलब ये होता है कि उसमें आप n की वैल्यू पुट करवाते रहें और देखते रहें कि कौन सी n की वैल्यू पर जवाब 0 बराबर 0 आ रहा है। नहीं बेटा, सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर से इस तरह सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करना क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनको नहीं पता वो दोबारा सुन लें। ऑन के बटन के बराबर में सेटअप का बटन होता है, ऑन के बराबर में सेटअप का बटन दबाया, सेटअप का बटन दबाने के बाद 5वां ऑप्शन प्रेस करेंगे जिसमें EQN इक्वेशन लिखा हुआ है। पहले सेटअप में गए, फिर 5वें ऑप्शन पे गए, 5वें ऑप्शन के बाद बेटा वो चौथा ऑप्शन दे रहा है, पहले सेटअप, फिर 5वां ऑप्शन, फिर चौथे ऑप्शन पर दे रहा है वो क्यूबिक इक्वेशन। तो हमने ऑप्शन नंबर 4 प्रेस कर दिया। अब ऑप्शन नंबर 4 प्रेस किया ना तो स्क्रीन पर A, B, C और D शो करेगा। A, B और C, D का मतलब क्या है, A का कोएफिशिएंट पहले 1, बेटा B के साथ -3, C के साथ 2 और D का -60। मैं सारी वैल्यू पुट कराऊंगा बेटा, वो हमें n की वैल्यू बता देगा। तो पहले हमने 1 पहले वैल्यू टाइप करी, इज इक्वल टू प्रेस किया, फिर -3 टाइप किया, इज इक्वल टू प्रेस किया, फिर 2 टाइप किया, इज इक्वल टू प्रेस किया, फिर -60 टाइप किया, इज इक्वल टू प्रेस किया, दोबारा इज इक्वल टू प्रेस किया। बेटा पहली ही वैल्यू आपको n की दे रहा है 5, यानी इन सबको सॉल्व किया तो n का आंसर अपने पास क्या बन गया, 5। बेटा अगर मैं वैसे दोबारा इज इक्वल टू प्रेस करूं तो अगला आंसर
आई की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रहा है, दोबारा इज इक्वल टू प्रेस करूं, फिर आई की फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रहा है, तो आपको कॉम्प्लेक्स वाले आंसर नहीं लिखने, आपको तो होल नंबर वाला आंसर लिखना है। तो 3 आंसर आएंगे, उनको इग्नोर करके आप खाली एक आंसर लिखेंगे जो आपका होल नंबर में होगा। इस तरह क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा। कैसे? पहले सेटअप का बटन, फिर 5वां ऑप्शन, क्यूबिक इक्वेशन है तो चौथा ऑप्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो तीसरा ऑप्शन। और कैलकुलेटर को नॉर्मल कैसे करोगे? सेटअप का बटन दबा के वापस ऑप्शन नंबर 1 दबा देंगे तो कैलकुलेटर नॉर्मलाइज हो जाएगा। शाबाश, जरा बच्चों वीडियो पॉज करके यहां तक का काम नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम बेटे इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। जब बेटे इसके पार्ट नंबर 3 पर आते हैं तो पार्ट नंबर 3 में बेटा ये लिखा है 8 परम्यूटेशन n, कह रहा है ये बराबर है 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6। चलो बेटा जरा लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला खोल दो पहले। बेटे जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर खोलेंगे फॉर्मूला तो ये बन जाएगा 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस n का होल फैक्टोरियल। अब राइट साइड पे चेक करो बेटा, वही मसला नहीं आ गया? मतलब अगर 8 7 6 है, इसके आगे जरा ध्यान से देखो कौन कौन से नंबर मिसिंग है जो हमने 6.1 में सीखे थे। 6 के आगे 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है। तो जो 5 4 3 2 1 मिसिंग है वो मैं ऊपर भी ले आऊंगा और नीचे भी ले आऊंगा। तो मुझे बताओ बेटे, जब मैं 5 4 3 2 1 नीचे लेके आता तो नीचे हो जाता ना 5 फैक्टोरियल, और ऊपर क्या हो जाता बेटे? ऊपर 8 फैक्टोरियल। अरे यस। अच्छा, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा और उनको ये बात नहीं समझ में आ रही, उनके लिए किससे बढ़ा रहा हूं बेटा, जरा बोर्ड पर देख लीजिएगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 8 इंटू 7 इंटू 6। कौन कौन से नंबर मिसिंग है इसको फैक्टोरियल बंद करने के लिए? आप कहेंगे सर 5 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 2 मिसिंग है और 1 मिसिंग है। तो जो कुछ आपने ऊपर लगाया, अरे वही कुछ नीचे भी लिख दें, क्योंकि जब किसी एक चीज को बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करवाएंगे। बेटा डिवाइड में नीचे आ गया 5 4 3 2 और 1। चले अब चेक करना है बेटा। अब अगले स्टेप में देखो बेटा, ऊपर आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल, बेटा नीचे आ जाएगा 8 माइनस n का होल फैक्टोरियल। अब चेक करो बेटा, यहां से लेके यहां तक ये मिला के पूरा बन जाएगा 8 फैक्टोरियल और नीचे बंद हो जाएगा, अरे यस, 5 फैक्टोरियल। जिसको मैं कह रहा था बेटा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। बेटा ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू वैसी कैंसिल हो गई। जब ऊपर वाली वैल्यू से बेटा ऊपर वाली वैल्यूज हमने कैंसिल करवा दी तो हमारे पास बेटा वैल्यूज कौन कौन सी बची, जरा ध्यान से देखिए। शाबाश बेटे, ऊपर तो बच गया अपने पास 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस n का होल फैक्टोरियल, और बेटा यहां बच गया 1 अपॉन 5 का फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर? अब आप मुझे बताएं बेटे, ऊपर वाली वैल्यू बराबर ऊपर वाली वैल्यू हो गई तो बेटा नीचे वाली वैल्यू भी तो बराबर नीचे वाली वैल्यू होगी। अरे यस, बिल्कुल इस तरह। मुझे बताएं, कहीं अगर लिखा हुआ है ax और कहीं लिखा हुआ है 5x, तो ये वाला x और ये वाला x सेम है तो यकीनन a बराबर किसके होगा? 5 के। या तो देखो इस तरह समझ लो बेटा, या एक काम और कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पहले इस पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल करवा दो। जब बेटा मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 8 माइनस n का फैक्टोरियल नीचे से ऊपर जाएगा, तो बेटा 5 का फैक्टोरियल भी, अरे यस, नीचे से ऊपर जाएगा। जानते हैं ना, पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल करवा दिया दोनों साइड्स का। अगर इसको पलटा तो इसको पलट दिया। अब आप मुझे बताइए बेटा, इस तरफ भी फैक्टोरियल, इस तरफ भी फैक्टोरियल। बेटा यहां फैक्टोरियल के अंदर आ रहा है 8 माइनस n और यहां फैक्टोरियल में आ रहा है 5। जब ये फैक्टोरियल बराबर इस फैक्टोरियल के है तो उनके आने वाले जो नंबर्स होंगे बेटा वो भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं ना, देयरफॉर 8 माइनस n, अरे बराबर किसके? सिर्फ 5 के। बेटा 8 को यहीं छोड़ दो, 5 वहां जाके माइनस 5 हो गया, माइनस का n वहां जाके प्लस का n हो गया। बेटा 8 में से 5 माइनस किया तो 3 बराबर n लिखें या n बराबर 3 लिखें। बेटा ये हमारे पास n की वैल्यू, वो इक्वेशन अपनी जगह है बेटा, वो खत्म नहीं हुई, हमें तो खाली n का आंसर निकालना है ना। तो अगर याद रखें एमसीक्यूज में कोई आपसे ऐसे पूछ लेना कि कहीं लिखा हो a फैक्टोरियल बराबर लिखा हो 6 फैक्टोरियल के, तो जब फैक्टोरियल फैक्टोरियल है तो इसका मतलब ये जो a होगा ये अल्टीमेटली 6 के बराबर होगा। वही किया, ये भी फैक्टोरियल फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल के साथ जो नंबर होगा वो बराबर होगा फैक्टोरियल के साथ वाले नंबर के, और उसमें से हमने n की वैल्यू निकाल ली जो कि बेटा बराबर किसके है? 3 के। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके बेटा यहां तक नोट कर लीजिएगा।
चले बेटा, अब जरा आ जाइए इसके पार्ट नंबर 4 पर। कुछ इसी लेवल का है बेटा पार्ट नंबर 4 भी। वैसे मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, आप कोशिश करेंगे जरा मुझसे पहले सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या बन रहा है। बेटा पार्ट नंबर 4 में ये हमसे कह रहा है 11 परम्यूटेशन n, 11 परम्यूटेशन n कह रहा है। इसका जो आंसर है वो लिखा हुआ है 11.10.9। तुम देख रहे हो बेटा, फिर वही मसला कर रहा है। 9 के आगे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर ले आए ऊपर भी और नीचे भी बेटा, तो ऊपर वाली वैल्यू बंद हो जाएगी 11 फैक्टोरियल में। अब वो काम बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 11pn का तो फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू बेटा 11.10.9 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, ऊपर वाली वैल्यू को लिख दिया 11 का फैक्टोरियल। और बेटा यहां से कौन से नंबर से मिसिंग थे, 8 से ना, तो बेटा नीचे वो लिख दिया क्या, 8 का फैक्टोरियल। अरे यस बेटा, पिछले सवाल की तरह ऊपर वाली वैल्यू 1 टाइम, ऊपर वाली वैल्यू 1 टाइम कैंसिल करवा दीजिए, तो अपने पास बच गया सिर्फ 1/11 माइनस n का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल। शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा। अगले स्टेप में यहां से भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। आप चाहें तो बेटा यहीं से n की वैल्यू कंपेयर करवा के मालूम कर लें, क्योंकि बेटा ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर है तो नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होगा। और चाहे तो बेटा इसका पहले रेसिप्रोकल करवा दीजिए। बेटा अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करवा दूं तो ये वैल्यू पलट के बन जाएगी 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू बेटा 1/8 फैक्टोरियल पलट के बन जाएगा सिर्फ 8 फैक्टोरियल। अब बताएं, जब ये भी फैक्टोरियल ये भी फैक्टोरियल, इसका मतलब फैक्टोरियल के साथ वाली चीज, फैक्टोरियल के साथ वाली चीज के बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि 11 माइनस n बराबर 8 के। बेटा 8 को वहां भेज के -8 बना दो, n को वहां भेज के +n बना दो। बेटा 11 में से 8 माइनस करोगे तो 3 इज इक्वल टू n लिखो, या n इज इक्वल टू 3। अरे यस, ये रिक्वायर्ड आंसर यहां तक नोट कर लीजिए बेटा। अच्छा बेटा, अब ये जो दो पार्ट्स है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पार्ट नंबर जो इसका 5 है और पार्ट नंबर 6 है। अब इसको बहुत तवज्जो से और बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। जरा वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लें बेटा, फिर आ जाइए इसके पार्ट नंबर 5 पर। पहले पार्ट 5 देखते हैं बेटा, फिर इंशाल्लाह पार्ट नंबर 6, ताकि आपका 6.2 का जो ये शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इंशाल्लाह पूरे हो जाए। तो फिर जरा हम परम्यूटेशन पे तफसील से बात करें और काउंटिंग प्रिंसिपल पे भी बात करें। तो अब जरा चेक करना बेटा, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का बेटा, n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये आपसे कह रहा है n+2 परम्यूटेशन 4, फिर कह रहा है रेशियो, रेशियो का मतलब डिवाइड, फिर कह रहा है यहां पे n+1 परम्यूटेशन 3 इज इक्वल टू कह रहा है 5/1, यानी 5 डिवाइडेड बाय 1। सही है बेटा। अब देखो पहले तो जरा इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं बेटा, इस पूरी वैल्यू को। अब n+2 परम्यूटेशन 4, तो बेटा मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि जब हम NPR का फॉर्मूला खोलते हैं तो ये बनता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, और बेटे अपॉन में क्या आता है, ऊपर वाले में से माइनस करवाते हैं नीचे वाला, ऊपर वाले में से माइनस करवाते हैं नीचे वाला, और उसका होल फैक्टोरियल। अब यही फॉर्मूला बेटा जरा यहां लगाओ, ऊपर अब n नहीं है n+2 है, तो क्या बनेगा बेटा, ये ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे क्या होगा, ऊपर वाले में से माइनस होगा नीचे वाला, अरे यस, उसका होल फैक्टोरियल। अब साथ में बेटा वो रेशियो वाला साइन एज इट इज लगा दो, ये वाला। अब इस पर लगा दो बेटा जरा NPR वाला फॉर्मूला, तो NPR वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, और अपॉन में क्या होगा, ऊपर वाले में से माइनस होगा नीचे वाले का होल फैक्टोरियल, और साथ में आ गया 5/1। बेटा लेंथी सवाल है, जरा जल्दी से यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही आ गई, n+2 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बेटा पहले इनको सब्ट्रैक्ट करवा दो, तो 2 में से जब -4 करवाया तो बेटा नीचे आंसर आ गया -2 होल फैक्टोरियल, फिर रेशियो का सिंबल वैसे ही आ गया। बेटा ये आ गया n+1 का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये बन गया n, बेटा 1 में से माइनस करवाया 3, तो आंसर आ गया -2
का होल फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड पर बेटे वैल्यू है 5:1। अब आप मुझे बताएं बेटा, ये जो पहला रेशो है बेटा, इसका डिनोमिनेटर n-2 फैक्टोरियल, दूसरे रेशो का भी डिनोमिनेटर n-2 फैक्टोरियल। तो आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, क्योंकि ये डिवाइड का साइन ही तो है बेटा बीच में, कैंसिल करवा सकते हैं। अब बेटा तुम चेक करो, ऊपर वैल्यू बन जाएगी सिर्फ n+2 का होल फैक्टोरियल, और अब इस रेशो के सिंबल को अगर मैं डिवाइड का सिंबल बना दूं तो बराबर में वैल्यू लिखने के बजाय वो वैल्यू, वेरी गुड, कहां जाएगी, नीचे, n+1 का होल फैक्टोरियल। बेटा राइट साइड पे चेक करो, ये भी बन जाएगा 5/1। अरे यस यस, तो n+2 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5:1, मतलब 5/1। अच्छा, आप मुझे बताएं बेटा 6.1 के तुम देखो बेटा, लेक्चर इसीलिए सॉल्व करवाए थे ताकि इनसे मसला ना हो आपको। अब उस लेक्चर में क्या बताया था, ऊपर भी फैक्टोरियल नीचे भी फैक्टोरियल, तो कौन सी वैल्यू खोलोगे, जो बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू कब तक खोलेगी बेटा, जब तक नीचे वाली वैल्यू ना आ जाए। तो n+2 का होल फैक्टोरियल बेटा कैसे खोलते, पहले आता n+2 होल, फिर उसमें से एक कम होता बेटा, n+2 में से एक कम करवाओगे, इसमें से एक कम कराओगे, तभी तो बनेगा n+1। यही रोक दिया ये n+1 का फैक्टोरियल, और नीचे बेटा पहले से वैल्यू लिखी हुई है n+1 का फैक्टोरियल। बेटा राइट साइड पर वैल्यू है 5/1। अच्छा, ये जो राइट साइड पे बेटे 5/1 है, इस 5/1 को बेटा हम खाली 5 भी लिख सकते हैं बेटा। 5 को अगर 1 से डिवाइड करवा भी दे तो आंसर 5 ही आएगा बेटा। अगले स्टेप पे n+1 फैक्टोरियल से n+1 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, तो यहां बच गया सिर्फ n+2 इज इक्वल टू 5। बेटा 2 को उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 5-2। बेटा 5 में से 2 माइनस किया तो n का आंसर क्या, शाबाश 3। ये बेटा सोल्यूशन इस पार्ट नंबर 5 का। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके बेटा यहां तक नोट कर लीजिए। तो हम जाते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 6 है। अच्छा बेटा, पार्ट नंबर 6 भी बहुत आसान सवाल है। पार्ट नंबर 6 में ये कह रहे हैं बेटा, पार्ट नंबर 6 में कह रहे हैं n परम्यूटेशन 4 रेशियो, आगे बोल रहा है n-1 परम्यूटेशन 3, और उसके आगे कह रहा है 9:1, यानी 9/1। बेटा 9/1 को तो वैसे ही आप चाहें तो डायरेक्ट 9 ही लिख सकते हैं। चलिए बेटा जरा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं बात। बेटा अभी इस रेशो के साइन को, रेशो का साइन ही रहने दो, पहले तो np4 का बता दो बेटे। np4 कैसे खुलेगा, वेरी गुड, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड में ऊपर वाले में से माइनस हुआ नीचे वाले का होल फैक्टोरियल, रेशो का साइन आ गया बेटा। ये बन गया ऊपर वाले का ऊपर ही फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले में से माइनस किया नीचे वाले का होल फैक्टोरियल। राइट साइड पर लिख दिया 9:1। बेटा अब ये ऊपर वैल्यू आ जाएगी n फैक्टोरियल, बेटे अपॉन में आएगा वही n-4 का फैक्टोरियल, रेशो का साइन लगा दिया बेटा। यहां बच गया n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बेटा इस -1 और -3 को सॉल्व करोगे तो -4 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना, नीचे भी n-4 का होल फैक्टोरियल, राइट साइड पे 9:1। बताइए बेटा, पिछले सवाल की तरह डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया, अब n फैक्टोरियल डिवाइड बाई तो लिखा भाई, तो उसको सही करके लिख लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का होल फैक्टोरियल। बेटे 9:1 का मतलब 9/1। बेटा 9/1 को तो अगले स्टेप में वापस 9 लिख देंगे। अच्छा, अब जब इस वैल्यू को बेटा सॉल्व करेंगे तो देखो, अब देखो फिर से वही वाली बात आ रही है बेटा, ऊपर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, नीचे n-1 का फैक्ट। बेटा इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऊपर वाली ना, तो ऊपर वाली वैल्यू को कब तक खोलेंगे, जब तक नीचे वाली वैल्यू ना आ जाए। तो n फैक्टोरियल बेटा कैसे खुलेगा, n फैक्टोरियल खुलेगा, पहले खुद n आएगा, फिर n में से 1 माइनस होगा, वहीं रोक दिया, अपॉन में लिखा हुआ बेटे n-1 का फैक्टोरियल। बेटा यहां 9/1 का मतलब, अरे वेरी गुड, सिर्फ 9 हो गया बेटा। अगले स्टेप में n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इस तरफ खाली 9 बचा, उस तरफ n बचा, इस तरफ खाली 9 बचा। ये अपने पास रिक्वायर्ड आंसर n इज इक्वल टू 9। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 के इस लेक्चर में ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स।
लेकिन बेटा पूरी कोशिश है कि जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 से मेन टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट होगा ना, परम्यूटेशन के जरिए वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या काउंटिंग प्रिंसिपल, एक काउंटिंग टेक्निक होती है, उसके जरिए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके लिए बेटा मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में परम्यूटेशन और काउंटिंग प्रिंसिपल पहले समझाऊंगा डिटेल में इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स, फिर हम इंशाल्लाह बेटा स्टार्ट करेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।